Hello students, सौमित्र सान्याल here with General Organic Chemistry। आज का टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू E1CB मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस मैकेनिज्म? ये E1CB कॉन्जुगेट बेस के थ्रू पास होता है। कैसे पास होता है ये देखते हैं। ये E1 और E2 दोनों से थोड़ा सा अलग है और बेसिकली देखने को मिलता है जब एल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल में एल्काइल फ्लोराइड मौजूद है। फ्लोराइड मतलब जैसा कि हमने पीछे लिविंग ग्रुप्स के बारे में बात की थी, ये वेरी बैड लिविंग ग्रुप है। ये बहुत आसानी से बाहर जाना नहीं चाहता। आप जानते हैं F- आयन बहुत अनस्टेबल आयन है क्योंकि बहुत छोटा साइज है और चार्ज डेंसिटी इतनी हाई है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को इतना ज्यादा रिपेल करते हैं कि ये स्टेबल नहीं हो सकता। अगर ये F- बन के निकल भी जाए तो भी ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता एंड दैट्स व्हाई ये एक बहुत ही बुरा लिविंग ग्रुप है। अब इसके बहुत बुरा लिविंग ग्रुप होने का रिजल्ट क्या है? पहली बात, ये कार्बोकैटायन अगर स्टेबल हो भी, वैसे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर इसकी जगह 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार्बोकैटायन तो ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन लिविंग ग्रुप ही बहुत बुरा लिविंग ग्रुप है जो बाहर जाना नहीं चाहता। तो न्यूक्लियोफाइल अगर बाहर नहीं जा रहा है तो फिर न्यूक्लियोफाइल को किसी और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा। ये सबस्ट्रेट कार्बन है जिस पर इसको अटैक करना चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर ये SN2 मैकेनिज्म से पास होता है तो भी कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ कार्बन फ्लोरीन के साथ और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हर बार यही वाला ग्रुप वापस बाहर निकलेगा। ये फ्लोरीन फ्लोराइड बनकर कभी भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि फ्लोराइड, अगर हम सारे एनायंस की स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस इज अ मोस्ट अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल एनायन है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके कंपैरिजन में, इवन अगर हाइड्रोक्साइड हो या साइनाइड हो या एमाइड हो, यानी बहुत बुरे जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो भी अगर होंगे तो भी फ्लोराइड बाहर नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद फिर से न्यूक्लियोफाइल को ही वापस बाहर निकलना पड़ेगा, यानी ये रिएक्शन एनीवे किसी भी तरह से प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो SN1 भी नहीं, SN2 भी नहीं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक चीज समझे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की बहुत हाई है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो होगी, इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्लोरीन बाहर नहीं जाएगा फ्लोराइड बनकर, मगर यहां पर पोलैरिटी है। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन्स की पुलिंग होगी, यहां से भी होगी, बेशक दोनों जगहों से होगी। यहां अगर हम एक हाइड्रोजन को अलग से दिखाएं, एक एक हाइड्रोजन को हम दोनों कार्बन पर अलग से दिखाते हैं। यह कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं जो बीटा कार्बन है। अब न्यूक्लियोफाइल 2 जगहों पर अटैक कर सकता है। बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली देखिए। न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पर अटैक कर सकता है और उसका रिजल्ट होगा ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं इस कार्बन की तरफ। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पर भी अटैक कर सकता है। इस कंडीशन में एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बल्कि बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस एलिमिनेशन में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा। न्यूक्लियोफाइल इज एक्टिंग एज अ बेस, जैसा कि मैंने अपनी क्लासेस में लास्ट वीडियोस में बताया है कि अगर हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है कोई एनायन, देन दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेस। तो दोनों जगहों पे बीटा हाइड्रोजन पर अटैक हो रहा है, इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस भी कह सकते हैं। एनीवे,
अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड के हैं, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे इस कार्बन की ओर। यानी दो पॉसिबिलिटीज हमको बनती हुई दिखाई दे रही हैं, या तो H, इस न्यूक्लियोफाइल को H+ यहां से मिलेगा और या फिर यहां से मिलेगा। हम दोनों पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। अगर H एटम यहां से हटता है तो फिर यह बनेगा C- एनायन, और अगर यहां से हटा तो फिर यह बनेगा एनायन। किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंडामेंटल है, वो हर जगह पर, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हर जगह पर अप्लाई होता है। हमेशा स्टेबिलिटी गवर्न करती है केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को, कि स्टेबिलिटी जहां पर जितना ज्यादा होगी वहां पर रिएक्शन के मूव होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर अगर आप देखें तो ये 2 डिग्री कार्ब एनायन है और ये 1 डिग्री कार्ब एनायन है। अगर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, अगर ये 2 डिग्री कार्ब एनायन हो और अगर ये सिर्फ 1 डिग्री कार्ब एनायन हो, तो 1 डिग्री कार्ब एनायन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्ब एनायन। वजह क्या है? 2 डिग्री कार्ब एनायन को अगर दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट अप्लाई हो सकता है, तो 1 डिग्री कार्ब एनायन को सिर्फ एक तरफ से। प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन के मैटर में तो पॉजिटिव चीज है, यानी अगर आपके पास इफ यू हैव कार्बोकैटायन देन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट आपके लिए एक सपोर्ट है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस enhances the stability of carbocation, but these are not carbocations, these are carb anions। अब एनायंस के मामले में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। यहां पे प्लस आई इफेक्ट इसके नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से और इधर से इसकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ेगी तो यहां पर भी, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक ही तरफ से लग रहा है। ये 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब एक ही एल्काइल ग्रुप है साथ में, इसलिए एक ही तरफ से प्लस आई लगेगा। तो यहां पर भी माइनस आई बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है, मगर यहां पे माइनस आई दो तरफ से लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इस कार्बन पे बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा किसी एनायन पर अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है या किसी कैटायन पर अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। स्टेबल तभी होता है कोई आयन जब उस पर मौजूद चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप रिड्यूस करते हैं, चाहे वो कार्बोकैटायन हो चाहे वो कार्ब एनायन हो। तो इसलिए 1 डिग्री कार्बन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू दिस 2 डिग्री कार्बन। तो रिजल्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए? यही फॉर्म होगा। नाउ व्हाट विल हैपन? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की कहानी समझें। दोनों में से कोई सा भी बने, बनता ये भी है बनता ये भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बनता है। लगभग 90-95% के आसपास ये होता है और 5-7% 8% के आसपास ये होता है। एनीवे, नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्योंकि कार्ब एनायन बन चुका है, इट हैज ऑलरेडी टर्न इनटू कार्ब एनायन, तो फिर अब रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस जैसा कुछ होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स या तो इस तरफ मूव करें एंड देन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स फ्लोरीन, और या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां की तरफ आएंगे। दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये कार्ब एनायन बना तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और अगर ये कार्ब एनायन बना तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे। अकॉर्डिंगली दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं हम। एक प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड व्हाट हैज हैपेंड? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ मूव कर जाएंगे तो अल्टीमेटली फ्लोरीन को फ्लोराइड बनकर बाहर आना पड़ेगा। अब यहां पे प्लस आई इफेक्ट का या माइनस आई इफेक्ट की बात नहीं है। अब यहां पर प्रॉपरली मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, पीछे से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आ रहा है बहुत तेज। या फिर अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, देन द अदर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। यहां से कुछ नहीं हुआ है, इट विल रिमेन CH3। H अगर यहां से हटेगा तो फिर ये CH2 ही रहेगा, और अगर H यहां से हटेगा तो ये CH3 रहेगा।
नाउ वॉच केयरफुली, हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट है हॉफमैन प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट है सेटजेफ प्रोडक्ट। हम नॉर्मली ये मानते हैं कि सेटजेफ प्रोडक्ट को ज्यादा होना चाहिए, सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहां इस केस में हम देख रहे हैं कि हॉफमैन्स प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। बावजूद इसके कि ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, ये एल्कीन ज्यादा सिमेट्रिकल है इस एल्कीन के कंपैरिजन में, तो सेटजेफ रूल के हिसाब से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को प्रोडक्ट होना चाहिए और इसे नहीं बनना चाहिए, इसे कम बनना चाहिए, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट द मेजर प्रोडक्ट इज दिस। और उसकी वजह आप समझ रहे हैं, उसकी वजह है कि जब इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, जब न्यूक्लियोफाइल ने या कहें कि बेस ने अल्फा या बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया था, तब दो एनायंस बनने की पॉसिबिलिटी थी। ये एनायन ज्यादा स्टेबल था बिकॉज ऑफ बीइंग 1 डिग्री और ये कम स्टेबल था, इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए था, इसलिए ये बना। और यहां पे हम सेटजेफ रूल का वायलेशन देखते हैं। आई होप ये मैकेनिज्म E1CB यहां पर कॉन्जुगेट बनता है। ये इसका नाम मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाई इट इज कॉल्ड E1CB, क्योंकि इसमें जो भी घटना घट रही है वो सिर्फ इसी में है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों है? क्योंकि यही स्लो स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल ने हाइड्रोजन पे अल्फा या बीटा हाइड्रोजन पर अटैक किया और H+ को निकाल लिया, दैट इज वेरी फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप ये स्टेप है जो अब आप देख रहे हैं, या तो यहां से और यहां या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट का या कहें एल्काइल फ्लोराइड का, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। सो इट इज कॉल्ड E1, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड E1CB। CB क्यों? क्योंकि इस मैकेनिज्म के दौरान कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हुआ है। न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक किया था उसने अटैक किया बीटा हाइड्रोजन पर, चाहे यहां किया चाहे यहां किया, और दोनों कंडीशन में कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हुआ है, या तो यहां से और या फिर यहां से। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज E1CB मैकेनिज्म। आई होप आप ये मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।